हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। आज हम देखेंगे कि कैसे 500 साल का तजुर्बा फैंग युआन को एक मोर्टल से लेजेंड बनाने की ताकत देता है। इस वीडियो को लाइक करके इस डार्क जर्नी का हिस्सा बने और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज टू 500 ईयर्स का नॉलेज और टाइम ट्रैवल। लेजेंड कहती है कि इस दुनिया में रिवर ऑफ टाइम एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी नदी जो वक्त के बहाव और सर्कुलेशन को संभालती है। और अगर किसी के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की पावर हो तो वो वक्त की धारा के खिलाफ यानी पस्त में ट्रैवल कर सकता है। इस मिथिकल कहानी पर लोगों की राय हमेशा से डिवाइड रही है। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते और कुछ को इसकी सच्चाई पर शक है। सच तो ये है कि बहुत कम लोग इस पर भरोसा करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इंसान को अपना पूरा शरीर और अपनी पूरी कल्टीवेशन इसकी पावर को ट्रिगर करने के लिए झोंकनी पड़ती है। ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात जो लोग हजाम नहीं कर पाते वो ये है कि अपनी जान देने के बाद भी आपको नहीं पता कि आउटकम क्या होगा। इसलिए अगर किसी के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा हो भी तो वो इसे बिना सोचे समझे उस करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या पता अगर ये रूमर्स झूठ निकले, क्या पता अगर ये सिर्फ एक स्कैम हो। अगर फैंग युआन को इस हालत में कॉर्नर ना किया गया होता तो शायद वो भी इतनी जल्दी इसे उस ना करता। पर अब फैंग युआन को पूरा यकीन हो चुका है, क्योंकि सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी और उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। ही हैज़ रियली बीन रीबॉर्न। बस एक अफसोस है, फैंग युआन ने एक ठंडी आह भरते हुए सोचा। मेन शुरुआत से ही कितनी मेहनत की थी, लाखों लोगों को कत्ल किया, यहाँ तक कि हेवेंस को भी नाराज कर दिया। इतनी मुश्किलों के बाद मेन इस जीयू को रिफाइन किया था। भाले हाय वो रीबॉर्न हो गया था, पर स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसके साथ नहीं आया था। इस दुनिया में इंसान हजारों क्रीचर्स में सबसे महान हैं, और जीयू इज हेवन और अर्थ का एसेंस आर्क हैं। गू हजारों शेप्स और साइजेज में आते हैं, इतने कि उन्हें गिनना नामुमकिन है। कुछ गू एक दो बार उस करने पर ख़त्म हो जाते हैं और कुछ को बार बार उस किया जा सकता है जब तक उनकी लिमिट क्रॉस ना हो। देखा जाए तो शायद स्प्रिंग ऑटम सिकाडा जीयू मेन से था, जो सिर्फ एक बार काम आते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पर अगर वो चला भी गया तो मेन एक और रिफाइन कर सकता हूं। जब मेन पिछली जिंदगी मेन ये कर दिखाया तो इस बार क्यों नहीं। अफसोस के ख्याल को पीछे छोड़कर फैंग युआन का दिल एम्बिशन और डिटर्मिनेशन से भर गया। रीबॉर्न होने का मौका मिलना ही इतनी बड़ी बात थी कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का खोना एक्सेप्ट किया जा सकता था। वैसे भी वो सब कुछ नहीं हारा था। उसके पास एक बहुत ही कीमती चीज़ थी, 500 साल की यादें और एक्सपीरियंस। उसकी यादों में इस कितने ही खजाने और प्रेशियस आइटम्स द जो इस वॉक्यूटी तक किसी ने खोजे नहीं थे। हिस्ट्री में होने वाली हर बड़ी घटना उसकी मुट्ठी में थी। कितने ही एज जीनियसेस और लेजेंड्स द जो अभी पैदा भी नहीं हुए द, और सबसे बढ़कर उसके पास 500 साल की कठोर कल्टिवेशन और कॉम्बैट का तजुर्बा था। इन सब के दम पर वो पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकता था। सही प्लानिंग के साथ वो दूसरों से हमेशा एक कदम एज रहेगा और हर बाउंड्री को तोड़ देगा। तो अब शुरुआत कैसे करूं? फैंग युआन काफ़ी सेंसिबल था। उसने खुद को संभाला और खिड़की के बाहर होती बारिश को देखते हुए सोचने लगा। सोचते ही चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगने लगीं और उसकी ब्राउज चाँद गई। 500 साल का वक्त काफ़ी लंबा होता है। कुछ धुंधली यादों को अगर छोड़ भी दें तो भी खजानों की लोकेशंस और लोगों से मिलने के मौके इतने ज़्यादा थे कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो जगह बहुत डोर थिन और उन्हें सही वक्त पर हाई विजिट करना ज़रूरी था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाई कल्टिवेशन। अभी मेन अपना प्राइमीवल सी टाक ओपन नहीं किया है। मेन एक गू मास्टर के रास्ते पर कदम तक नहीं रखा है। मेन सिर्फ एक मोर्टल हूं। मुझे जल्द से जल्द कल्टिवेट करना होगा ताकि मेन सही वक्त पर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकूं। ये भूलना नहीं चाहिए कि बिना सही फाउंडेशन के अनहिडन लोकेशंस पर जाना मौत को दावत दीन जैसा था। वो सीधा भेड़िए की मांड डेन में जाने बराबर होता। अभी फैंग युआन के सामने सबसे बड़ा सवाल कल्टिवेशन का था। अगर मुझे तेज़ी से कल्टिवेट करना है तो मुझे अपने क्लैन के रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे। इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इन खतरनाक पहाड़ों में ट्रैवल कर सकूं। एक मामूली जंगली सुअर माउंटेन बोर भी मेरी जान ले सकता है। अगर मेन रैंक 3 जीयू मास्टर बन जाऊं तभी मेन खुद को प्रोटेक्ट करने और इस पहाड़ को छोड़ने के लायक बनूंगा। एक 500 साल पुराने डेमोनिक पाथ कल्टिवेटर की नज़र में ये किंग माओ माउंटेन बहुत छोटा था और जीयू यूए विलेज एक पिंजरे जैसा लग रहा था। पर भाले ही पिंजरा आज़ादी छीनता हो, उसकी सलाखें बार्स एक तरह की सेफ्टी भी देती हैं। ठीक है, कुछ वक्त के लिए मेन इसी पिंजरे में रहूंगा। जब मेन रैंक 3 बन जाऊंगा टैब इस पिछड़े हुए पहाड़ को छोड़ दूंगा। खुशकिस्मती से कल अवेकनिंग सेरेमनी है, मैं जल्द ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाऊंगा। जब उसने अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में सोचा
तो उसके दिल में दबी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। टैलेंट, हाँ। वो खिड़की के बाहर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया, स्नियर्ड। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और एक नौजवान अंदर आया। बड़े भाई, आप इस बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? वो लड़का दुबला पतला था, फैंग युआन से थोड़ा छोटा। उसका चेहरा बिल्कुल फैंग युआन जैसा था। जब फैंग युआन ने मुड़कर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया और चला गया। अच्छा तो तुम हो मियर जुड़वा छोटे भाई। उसने अपनी ब्राउज चढ़ाई और उसका एक्सप्रेशन वापस वही ठंडा कोल्ड इंडिफरेंस हो गया। फैंग झेंग ने अपना सर झुका लिया और अपने पैरों के अंगूठे को देखने लगा। ये उसका सिग्नेचर स्टाइल था। मैंने देखा कि बेड भाई की खिड़की खुली थी तो सोचा बैंड कर डून। कल अवेकनिंग सेरेमोनी है, काफ़ी देर हो गई है और आप अभी तक सोए नहीं। अगर अंकल और आंट को पता चला तो वो फिक्र करेंगे। फैंग झेंग को अपने भाई के इस ठंडेपन से कोई हैरानी नहीं हुई। बचपन से ही उसका बड़ा भाई ऐसा ही था। कभी कभी वो सोचता था कि शायद जीनियसेस एज ही होते हैं आम लोगों से बिल्कुल अलग। भले ही उसका चेहरा अपने भाई जैसा था, पर उसी लगता था कि वो किसी चींटी की तरह बिल्कुल ऑर्डिनरी है। दोनों एक ही कोख वूम से एक ही वक्त पैदा हुए, फिर भी ये हेवंस इतने नाइंसाफ क्यों हैं? उसका बड़ा भाई इतना टैलेंटेड और वो खुद एक पत्थर की तरह आम। आसपास के लोग हमेशा यही कहते, ये फैंग युआन का छोटा भाई है। उसके अंकल और आंट हमेशा उसी अपने बेट भाई से सीखने को कहते। यहाँ तक कि जब वो आईने में देखता तो उसी अपने ही चेहरे से नफरत होने लगती। ये जलन और ये ख्याल सालों से उसके दिल में दबे हुए थे, एक भारी पत्थर की तरह। इसी वजह से फैंग झेंग का सर हमेशा झुका रहता और वो चुपचाप रहता था। फिकर अपने अंकल और आंट के बारे में सोचकर फैंग युआन मान हंसा। उसी याद था कि कायजे इस दुनिया में उसके माँ बाप एक मिशन के दौरान मारे गए थे। जब वो सिर्फ 3 साल का था, वो और उसका भाई अनाथ ऑर्फन्स हो गए थे। परवरिश के नाम पर उसके अंकल और आंट ने उनके माँ बाप की सारी जायदाद इनहेरिटेंस हड़प ली थी और उनके साथ बुरा सलूक करते द। फैंग युआन ने पहले एक नॉर्मल इंसान बनकर रहने का सोचा था, अपनी एबिलिटीज छिपाकर सही वक्त का इंतजार करने का। पर जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि उसके पास अपना टैलेंट दिखाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और वो टैलेंट क्या था? बस अर्थ की कुछ मशहूर पुरानी पोएम्स जो उसके मैच्योर दिमाग को याद थे। इसी वजह से लोग डांग रह गए और वो सबकी नज़ारों में ए गया। बाहर की दुनिया के प्रेशर से बचने के लिए छोटे फैंग युआन ने हमेशा एक ठंडा और लापरवाह एक्सप्रेशन कोल्ड मास्क पहना ताकि उसके राज ही रहें। धीरे धीरे ये ठंडापन उसकी आदत बन गया। तभी से उसके अंकल और आंट ने अनपार जुल्म करना बैंड कर दिया। जैसे जैसे साल बीते उनका ट्रीटमेंट बेहतर होता गया। ये कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक तरह की इन्वेस्टमेंट थी। कितनी अजीब बात थी कि उसका छोटा भाई कभी ये सच देख ही नहीं पाया। वो ना सिर्फ अंकल आंट की बातों में गया, बल्कि अपने भाई के खिलाफ नफरत भी पालने लगा। भले ही वो अभी एक सीधा साधा लड़का दिख रहा हो, पर फैंग युआन की यादों में जब पता चला कि फैंग झेंग एक ग्रेट टैलेंट है, तो पोर क्लैन ने यूएसईवाई सर पर बिठा लिया था। उसके बाद उसकी सारी दबी हुई जलन और नफरत बाहर निकल आई और उसने बार बार अपने बेट भाई को नीचा दिखाने की कोशिश की। रही बात फैंग युआन की, तो वो सिर्फ C- ग्रेड टैलेंट निकला था। किस्मत ने क्या खेल खेला था। बड़ा भाई C ग्रेड टैलेंट पर सालों से जीनियस माना गया, छोटा भाई A ग्रेड टैलेंट जिसे हमेशा इग्नोर किया गया। अवेकनिंग सेरेमनी के रिजल्ट्स ने पूरे क्लैन को शॉक कर दिया था। उसके बाद दोनों भाइयों की इज्जत बिल्कुल पलट गई। छोटा भाई आसमान पर पहुंच गया और बड़ा भाई जमीन पर गिर गया। उसके बाद शुरू हुआ भाई का टॉर्चर, अंकल आंट की ठंडी निगाहें और क्लैन के लोगों की हीकत कंटेम्प्ट। क्या उसी इस बात से नफरत थी? पिछली जिंदगी वाले फैंग युआन को थी। उसी अपनी किस्मत और क्लैन से नफरत थी। पर अब 500 साल के तजुर्बे के बाद उसका दिल बिल्कुल शांत था। उसके मन में नफरत का एक कतरा भी नहीं था। गुस्सा करके क्या मिलने वाला था? दूसरे नजरिए से देखा जाए तो वो अपने भाई और अन्य लोगों को समझ सकता था, यहाँ तक कि अन्य दुश्मनों को भी जो 500 साल बाद उस पर हमला करने वाले द स्ट्रॉन्ग ईट द वीक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही इस दुनिया का नियम है। हर किसी के अपने अरमान हैं, हर कोई मौके की तलाश में है। इस खून खराबे में ना समझने जैसा क्या था? 500 साल की जिंदगी ने उसी ये सब समझा दिया था। उसका दिल अब सिर्फ एक ही चीज चाहता था, इमॉर्टैलिटी, अमर होना। अगर कोई उसके इस रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, वो उसी ख़त्म कर देगा। उसका मकसद इतना बड़ा था कि इस रास्ते पर पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना तय था। ये रास्ता तन्हाई और कत्ल से भरा था। यही उसकी 500 साल की लाइफ का कंक्लूजन था। बदला लेना मेरा इरादा नहीं है, पर डिमोनिक पथ कभी समझौता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो हल्का सा हंसा और अपने भाई पर एक नज़र डाली। तुम जा सकते हो। फैंग झेंग का दिल कांप उठा।
उसी लगा जेज उसके भाई की निगाहें बर्फ की तलवार की तरह तेज हैं, जो उसके दिल के आर पार देख रही हों। अस निगाह के सामने उसी लगा जेस वो बर्फ में नंगा खड़ा हो जिसके पास कोई राज ना बचा हो। तो कल मिलते हैं बेटे भाई। ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत ना करते हुए फैंग झेंग ने दरवाज़ा बैंड किया और चला गया। कल की अवेकनिंग सेरेमनी फैंग युआन की किस्मत बदल देगी। आपके हिसाब से उसका टैलेंट क्या होगा? कमेंट में बताओ और एज हाई एपिक चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करके